कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 12 मेघ आए। हेलो बच्चों, क्षितिज का पाठ 12 है मेघ आए। इसके जो कवि हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनके सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाई। शुरुआत में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा, मतलब अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करने के लिए जैसे जो जरूरत की चीजें होती हैं उसको उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा उन्हें। बाद में दिनमान के उप संपादक और चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बन गए। सन 1983 में उनका निधन हो गया। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनों, नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज और लोक की महक लिए हुए है। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। ओके, तो अब हम ये कविता शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार यानी पवन, हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इस छंद के जो प्रसंग होगा उसमें आप क्या लिखोगे कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके जो कवि हैं उनका नाम, ठीक है। और लेखक ने मेघ आए कविता के इस काव्यांश के माध्यम से गांव में मेघ रूपी मेहमान के आने के उल्लास का वर्णन किया है। तो अब यहाँ पर आप ये चीज देखो कि कवि ने गांव में जब मेघ आता है तो उस मेघ को मेहमान के रूप में दर्शाया है, ठीक है। वो मेहमान कौन है? दामाद। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं उन्होंने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण करा है। मतलब जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश होती है, तो गांव में किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके की एक अलग ही खुशी होती है, ठीक है, गांव के लोगों की। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। कवि ने बादल का मानवीकरण करके उसको एक दामाद यानी कि एक शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है, कि मतलब शहर से कोई आ रहा है, ठीक है। तो बादल का क्या करा है यहाँ पे? मानवीकरण, मतलब उसको एक मानव के रूप में दिखा दिया है ना, कि मेहमान है, दामाद है। जिस तरह कोई दामाद या मेहमान बड़ा सज धज कर और बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी तरीके से जो मेघ है ना, यानी जो बादल है, वो भी बड़े बन ठन कर आए हैं। कवि कहते हैं कि जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं ना, उसी तरीके से जो हवा है वो बादलों के आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये खबर देती है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी जो मेहमान है वो आए हैं। ये खबर सुनकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने के लिए घरों से झांकते हैं, है ना, बाहर निकल आते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं। यानी हर साल हम वर्षा ऋतु का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके आने से सारा जो आकाश है वो बादलों से भर जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, और सभी लोग घर से बाहर निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद उठाते हैं। तो इस छंद में क्या विशेष है कि कवि ने इन पंक्तियों में मानवीकरण करा है ना, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। से यहाँ पे उनकी साधारण बोलचाल की भाषा है। और कवि ने मेघों की तुलना किससे करी है? दामाद से, यानी किसी मेहमान से करी है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो इसके प्रसंग में सबसे पहले आप लिखोगे क्या बताया गया है कि गांव के लोगों ने मेघ रूपी दामाद का किस तरीके से स्वागत किया, उसका वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है,
ठीक है, अब इसका भावार्थ हम देखते हैं कि जो कवि है वो इनमें क्या कहना चाह रहे हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यानी कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन करा है ना। मतलब जब बारिश होने को होती है तो किस तरीके के बदलाव आ जाते हैं वातावरण में, और बहुत ही सुंदर ढंग से उनका मानवीकरण भी करा है। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं कि जब तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहने लगती हैं, तो पेड़ जो हैं वो कैसे करते हैं, कभी नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो कभी ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, है ना। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो उन पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे गांव के लोग अपने उस मेहमान को गर्दन उचका उचका कर देख रहे हैं। जब तेज आंधी के आने से धूल एक जगह से उड़कर तेजी से दूसरी जगह चली जाती है, तो कवि ने उस धूल की तुलना किससे करी है, गांव की एक किशोरी से करी है। ठीक है, मतलब एक लड़की से करी है जो मेहमान के आने की खबर सुनकर गांव के लोगों को खबर देने के लिए अपना घाघरा उठाकर तेजी से भागती है। जैसे बच्चों, अगर आप कभी गांव में रहे हो या आपका कोई गांव है या आपने देखा है, तो आपने ये चीजें भी नोटिस करी होंगी। तो उन्हीं सब चीजों का जो कवि हैं उन्होंने यहाँ पे वर्णन कर, एक मानवीकरण कर दिया है वातावरण का। ठीक है, जो भी बदलाव आते हैं मेघों को लेकर के। ठीक है, तो कवि आगे क्या कह रहे हैं कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। तो कवि को ऐसा लगता है जैसे गांव की किशोरी जो है वो मेहमान के आने की खबर गांव को देने के लिए अपना घाघरा उठाकर दौड़ रही है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि उन्हें नदी जो है वो गांव की एक बहू की तरह लग रही है। किसकी तरह लग रही है, बहू की तरह, जो गांव में दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा सा रुक कर और अपने घूंघट को थोड़ा सा सरका कर तिरछी निगाहों से उस दामाद की झलक पाना चाहती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कवि कि आकाश में बादलों के आने से नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि दामाद रूपी जो बादल हैं वो बड़े बन ठन कर सवर कर लौटे हैं फिर से। ठीक है, तो अब इसमें क्या खास बात, खास चीज दिखाई गई है इस छंद में कि कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। साधारण बोलचाल की भाषा है। कवि ने पेड़ की तुलना किससे करी है, पेड़ की तुलना करी है गांव से, और धूल की तुलना करी है कुंवारी लड़की से, और नदी की तुलना करी है गांव की दुल्हन से, या आप कह सकते हो कि बहू से करी है। ठीक है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। अब इन पंक्तियों में क्या कहना है, प्रसंग में आप क्या लिखोगे, इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह गांव के लोग मेघ रूपी मेहमान का पूरे रीति रिवाजों के साथ स्वागत करते हैं। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं। कवि बताते हैं कि तेज हवाओं के चलने से जो बूढ़ा पीपल है ना, बूढ़ा पीपल का जो पेड़ है वो कभी झुक जाता है तो कभी ऊपर उठ जाता है। अब कवि ने यहाँ पे पीपल को क्या कहा है, बूढ़ा कहा है। अब बूढ़ा क्यों कहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि पीपल का जो पेड़ है शुभ माना जाता है, पूजा पाठ में भी इसका यूज होता है ना, इसकी पूजा भी करते हैं। और ये जो पेड़ होता है ना, इसका आकार बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है ये, तो इसीलिए इसको बूढ़ा पीपल कहा गया है। ठीक है, तो जो पीपल का पेड़ है वो कभी झुक जाता है तो कभी ऊपर की तरफ उठ जाता है। पीपल के पेड़ की जो उम्र होती है ना वो भी लंबी होती है, इसीलिए उसे बूढ़ा कहा गया है। यहाँ कवि ये बताते हैं कि जैसे गांव में कोई मेहमान आता है तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे पीपल के पेड़ को क्या बताया है, गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग बताया है। आगे वो कहते हैं कि ठीक उसी तरीके से बादलों के आने पर बूढ़े पीपल के पेड़ ने झुककर उसका स्वागत करा। मतलब बड़े बुजुर्ग का मानवीकरण कर दिया है बूढ़े पीपल को। ठीक है, इसके बाद आगे कवि कहते हैं कि उस बूढ़े पीपल के पेड़ से लिपटी हुई जो बेल है उसकी वो भी हरकत में आ गई है। कवि ने यहाँ पीपल से लिपटी हुई बेल को उस घर की बेटी के रूप में माना है, जो घर में आए हुए मेहमान को किवाड़ की ओट से देखती है। यानी तेज गर्मी में प्यासी बेल बादलों के आने से बहुत ज्यादा
खुश है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो लता है, जो बेल है, वो मेहमान यानी बादल से शिकायत भी कर रही है कि पूरे 1 साल बाद तुमने मेरी खबर ली, मेरी सुध ली, क्योंकि बरसात का मौसम साल भर के बाद आता है ना, तो इसलिए वो कह रही है कि तुमने मेरी जो सुध है पूरे साल भर बाद ली है। जैसे पुराने समय में दामाद के आने पर उसके पैर परात में रख कर घर के किसी सदस्य से धुलवाए जाते थे, यहाँ पर तालाब को उसी सदस्य के रूप में माना गया है। कवि कहते हैं कि तालाब खुश होकर परात के पानी से उस मेहमान के पैर धोता है। तालाब इसलिए खुश है क्योंकि बरसात में पानी से फिर से वो भर जाएगा। तो इन पंक्तियों में क्या करा गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे बूढ़े, पीपल, लता और तालाब, है ना। कवि ने बूढ़े बुजुर्ग की तुलना किससे करी है, पीपल से। और जो लता है, जो बेल है उस पीपल की, उसकी तुलना किससे करी है, पत्नी से। और तालाब की तुलना किससे करी है, परिजनों से। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब इसमें इसका जो प्रसंग है उसमें आप लिखोगे कि यहाँ पर कवि ने प्रेमी और प्रेमिका के मिलने की जो खुशी होती है, उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं से वो दिखता है ना, व्यक्त होता है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है वो ये बता रहे हैं कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर जो थी वो भ्रम लग रही थी, है ना। लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बिजली सी दौड़ उठती है, उन्हें देखकर प्रेमिका का जो भ्रम है वो टूट जाता है और वो प्रेमी से समय याचना करने लगती है। फिर मिल जाने की खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। आगे कवि कहता है कि पूरा जो आसमान है वो बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है, इसलिए हमारे मन की ये जो आशंका है वो दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। लेकिन इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लग जाती है और ये जो भ्रम है हमारा वो टूट जाता है। इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इन पंक्तियों में भी मानवीकरण और रूपक अलंकार है ना। प्रेमी प्रेमिका के मिलने की खुशी का वर्णन हुआ है, बहुत इंतजार के बाद फिर से मेघ आने की खुशी झलकती है। तो ये थी कविता सर्वेश्वर दयाल की मेघ आए, जहां पर उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है इस कविता में। ठीक है, किस तरीके से वातावरण में बदलाव आते हैं, कैसे उन्होंने हर एक चीज का, है ना, बादल का भी मानवीकरण कर दिया है, किसके रूप में, मेहमान के रूप में। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी इस कविता में दर्शाई, किस तरीके के वातावरण में बदलाव आते हैं और उन बदलावों के भी उन्होंने किस तरीके से मानवीकरण कर दिया है, उनको एक मानव का रूप दे दिया है। ठीक है, किस तरह से गांव के लोगों को बारिश का इतना बेसब्री से इंतजार रहता है, कितना मतलब उनको खुशी मिलती है। ठीक है, एक बारिश के क्या मायने हैं उनके लिए, है ना, गांव के लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें इस कविता में दर्शाई गई हैं।